नमस्कार साथियों, मैं सुशील पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी पाठशाला में, जहां पे हम डिस्कशन कर रहे हैं मॉड्यूल 8 बेसिक एरोडायनेमिक्स को। और हम लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजों को तो ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। और इस वीडियो में हम आपसे जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ फ्लाइट। उसके हम लोग सेकेंड लेक्चर पे हैं। इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको लेवल फ्लाइट के बारे में पूरा समझा दिया था कि एयरक्राफ्ट की जो लेवल फ्लाइट है वो कैसे होती है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो लेवल फ्लाइटिंग करने के टाइम पे थोड़ा सा इंपैक्ट डालते हैं। उसके बाद मैन्युवरिंग क्या होती है, ये दो बातें मैं आपको समझा चुका हूं। अब जो अपना थ्योरी ऑफ फ्लाइट है उसमें 3 सेक्शन और बचे हुए थे, दैट वाज क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग एंड टर्निंग। तो हम आज की वीडियो में इन तीनों टॉपिक को अच्छे से समझेंगे पूरे तरीके से, और जिससे कि एक भी डाउट क्रिएट ना हो चीजों को लेके, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि दिमाग में थोड़ा भी डाउट रहे। ओके, तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्लाइंबिंग से। सबसे पहले हम सिर्फ क्लाइंबिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सिर्फ ग्लाइडिंग के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद सिर्फ हम टर्निंग के बारे में बात करेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बनता है वो तब बनता है जब इनमें से हम दो दो एक्शंस को एक साथ लेते हैं। जैसे कि क्लाइंबिंग के साथ में आप टर्निंग को ले लो, या ग्लाइडिंग के साथ में आप टर्निंग को ले लो, तो थोड़ा सा ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको बेटर समझने के लिए, ये जो दो दो आपके टाइप के मोशन हो रहे हैं, इनको बेटर समझने के लिए जरूरी ये है कि सिंगल सिंगल मोशन को पहले हम अच्छे से समझ लें। सबसे पहले हम सिर्फ लिफ्ट के बारे में समझते हैं कि बेसिकली लिफ्ट क्या थी, और उसकी वजह से जो क्लाइंबिंग हो रही है वो क्लाइंबिंग क्या है। क्या लिफ्ट और क्लाइंबिंग दोनों एक ही चीज है, ये हमें समझना पड़ेगा। लिफ्ट के केस में तो हमने क्या देखा हुआ था कि जो भी एयरक्राफ्ट की विंग होती है उसकी अपर सरफेस पे प्रेशर ड्रॉप होता है, लोअर सरफेस का प्रेशर और अपर सरफेस का प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से एक अपवर्ड जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्रिएट होता है, जिसको विंग का एरिया जो था उसमें मल्टीप्लाई करके हम अपवर्ड फोर्स ऑब्टेन कर लेते थे, और इस अपवर्ड फोर्स को हम लिफ्ट का नाम देते थे। ये तो लिफ्ट था। अभी मैं बात कर रहा हूं क्लाइंबिंग की। क्लाइंबिंग का क्या मतलब होता है? क्लाइंबिंग का मतलब है कि जो एयरक्राफ्ट है उसकी नोज को आपको अप करना है और लगातार आपको हायर एल्टीट्यूड पे जाना है। नोज को अप करना है, हायर एल्टीट्यूड पे जाना है, इसे हम बोलेंगे क्लाइंबिंग। अच्छा, इसमें हम इंजन की पावर को यूज कर रहे हैं। जब हम नोज को अप करेंगे और हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो हायर एल्टीट्यूड पे हम जा कैसे सकते हैं, उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं अपने पास। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज कर लो। एंगल ऑफ अटैक को आप इंक्रीज करोगे तो जो आपका नोज है वो अप हो जाएगा, और नोज अप होने से आप हायर एल्टीट्यूड पे जा पाओगे। लेकिन ऐसा करने पे जो फॉरवर्ड स्पीड है एयरक्राफ्ट की वो रिड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि जो फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी है एयरक्राफ्ट की वो रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो एल्टीट्यूड है वो हाई हो रहा है। अच्छा, जितनी ज्यादा हाइट पे जाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन करती है एयरक्राफ्ट। इसका मतलब कि फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करके अगर मैं एल्टीट्यूड को इंक्रीज कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो हमें क्लाइंब मिल रहा है वो बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो कन्वर्जन हुआ ना, इसको जूमिंग बोलते हैं, टर्म है जूमिंग, इसको बोला जाता है। कब? जब फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करें पोटेंशियल एनर्जी में, और ऐसा करके हम हाइट को इंक्रीज कर लें। ये तो पहली बात थी। तो अभी हम सेकंड फैक्टर पे बात करने वाले हैं, और सेकंड फैक्टर क्या था कि अगर हम एयरक्राफ्ट की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एयरक्राफ्ट की स्पीड को इंक्रीज करने से अभी आपको एडिशनल लिफ्ट क्रिएट होगी मिलती थी, जिसको हम लोगों ने लिफ्ट वाले सेक्शन में अच्छे से समझा हुआ है। तो अभी लिफ्ट को इंक्रीज करोगे, तो लिफ्ट को इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी को यूज कर लो, मतलब उसे रिड्यूस कर दो और आपको हाइट इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड ये है कि फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी को यूज करो लेकिन स्पीड डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, जो फॉरवर्ड स्पीड है। ये तो तब हो सकती है जब आप थ्रॉटल सेटिंग को थोड़ी सी और हाई करो, आप ज्यादा एक्सेस पावर दो उसको। तो एक्सेस पावर का यूज करके हम हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं। तो क्लाइंबिंग करने का 2 तरीका, जो फर्स्ट स्टेप है कि आप एक्सेस पावर को यूज करो, तो एक्सेस पावर यूज होने से आपकी जो फॉरवर्ड स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी,
हाइट इंक्रीज हो जाएगी, आपने जो एक्सेस पावर दिया हुआ है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी को ही यूज कर लो, जिससे कि हाइट तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो दो तरीके हैं क्लाइंबिंग करने के। लेकिन जब आप क्लाइंबिंग करोगे तो क्लाइंबिंग करने के टाइम पे जो लिफ्टिंग फोर्स है, देखो जब भी एयरक्राफ्ट आपका क्लाइंब करेगा तो क्लाइंब करने के टाइम पे जो लिफ्टिंग फोर्स है वो तो हमेशा रिलेटिव एयर फ्लो के साथ परपेंडिकुलर होता है। लेकिन जो वेट होता है एयरक्राफ्ट का वैसे तो लिफ्ट के बिल्कुल अपोजिट होता है। लेकिन जब आप क्लाइंबिंग करोगे तो क्लाइंबिंग करने के टाइम पे जो वेट होगा एयरक्राफ्ट का वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज W cos थीटा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज W sin थीटा। तो भी अगर आप ग्राफ को देखो तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट W sin थीटा है वो तो ड्रैग की डायरेक्शन में है, जबकि जो W cos थीटा है वो लिफ्ट को अपोज कर रहा है। तो अगर हम जो क्लाइंबिंग लेना चाहते हैं, अगर वो बिल्कुल मैं स्टेडी लेना चाहता हूं तो इसकी सिचुएशन के लिए लिफ्ट को इक्विवेलेंट होना पड़ेगा W cos थीटा के, और जो थ्रस्ट है उसको इक्विवेलेंट होना पड़ेगा ड्रैग प्लस W sin थीटा के, इक्विवेलेंट होना पड़ेगा। तो ये जो आपका जो एयरक्राफ्ट है वो जिस पाथ पे क्लाइंब कर रहा है, जो उसका फ्लाइट पाथ है, और जो एयरक्राफ्ट का हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एंड फ्लाइट पाथ के बीच में जो एंगल बनता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ क्लाइंब। ये जो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा लिया हुआ है, ये थीटा जो एंगल है वो है एंगल ऑफ क्लाइंब, फ्लाइट पाथ और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल। तो ये जो एंगल ऑफ क्लाइंब है इस पे डिपेंड करता है जो आपका लिफ्ट है, जो आपका थ्रस्ट है। कैसे डिपेंड कर रहा है? अब देखो लिफ्ट इक्विवेलेंट किसके? W cos थीटा के, यानी कि इस बार जो लिफ्ट है वो W के इक्विवेलेंट नहीं है, W cos थीटा के इक्विवेलेंट है। मतलब वेट का एक कंपोनेंट, तो जाहिर सी बात है कि लिफ्ट अगर वेट के इक्विवेलेंट ना होके वेट के एक कंपोनेंट के इक्विवेलेंट है तो लिफ्ट डिक्रीज कर गई है। यानी कि जब भी हम क्लाइंब कर रहे हैं, जब भी हम क्लाइंब करते हैं तो जो लिफ्ट है वो डिक्रीज हो जाती है वेट से, क्योंकि लिफ्ट किसके इक्विवेलेंट है? लिफ्ट अब वेट के इक्विवेलेंट नहीं है, लिफ्ट वेट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्विवेलेंट है। तो फिर लिफ्ट जो है वो वेट से डिक्रीज कर गई। लेकिन आप वही थ्रस्ट को देखो तो थ्रस्ट इज इक्विवेलेंट टू ड्रैग प्लस W sin थीटा। मतलब कि जो आपका थ्रस्ट है इस बार वो ड्रैग के इक्विवेलेंट नहीं है, ड्रैग से ज्यादा है। यानी कि क्लाइंबिंग के टाइम पे थ्रस्ट जो होता है वो ड्रैग से ग्रेटर होता है, और कितना ग्रेटर होता है? W sin थीटा। और जो आपका लिफ्ट है वो वेट से कम होता है। ये बात हो रही है क्लाइंबिंग की, क्लाइंबिंग के टाइम पे ऐसा होता है। अब जो इसमें थीटा की मैं बात कर रहा हूं दैट इज एंगल ऑफ क्लाइंब। अब मैं एंगल ऑफ क्लाइंब को अगर इंक्रीज करूं, मतलब मैं एयरक्राफ्ट अपना ये सब हॉरिजॉन्टल है, क्लाइंब करने का क्या मतलब है कि एयरक्राफ्ट को हम ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में ये एंगल बना के एयरक्राफ्ट आपका जो है लगातार ऊपर जा रहा है, तो ये जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है ये दोनों के बीच में, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ क्लाइंब। अब अगर मैं एंगल ऑफ क्लाइंब को इंक्रीज करूं तो मेरा एयरक्राफ्ट ऐसे जाएगा, और इंक्रीज करूं तो ये पूरा बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। नहीं कि अगर एंगल ऑफ क्लाइंब को मैं 90 कर दूं तो एयरक्राफ्ट की पोजीशन ऐसी हो जाएगी। अच्छा, इससे दिक्कत क्या होगी? आप देखो पहले कि जो लिफ्ट जो है वो इक्विवेलेंट है W cos थीटा के। अगर आप ऐसा कर दोगे बिल्कुल तो थीटा तो 90 डिग्री हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि लिफ्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब ऐसे सिचुएशन में लिफ्ट रहेगा ही नहीं, यानी कि लिफ्ट होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये एंगल आप जितना कम रखोगे, यानी कि जो आपका एंगल ऑफ क्लाइंब है वो जितना कम रखोगे, एंगल ऑफ क्लाइंब जितना कम होगा उतना आपको जो लिफ्ट मिलेगा वो मिलेगा उतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि लिफ्ट इज इक्वल टू W cos थीटा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है वो भी cos के साथ में। तो एंगल को कम रखोगे, सपोज करो 0 डिग्री, तो फिर तो आपको लिफ्ट मैक्सिमम मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने थीटा को इंक्रीज कर दिया 30 डिग्री तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, यानी कि 0.8 के अराउंड हो जाएगा, जो कि पहले 1 था, अभी हो जाएगा 0.8। तो जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका जो लिफ्ट है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो एंगल ऑफ
जो क्लाइंब है उसे इंक्रीज करने से आपका जो लिफ्ट है वो डिक्रीज करता है। लेकिन एंगल ऑफ लिफ्ट तो लिफ्टिंग फोर्स तो डिक्रीज करता है, लेकिन जो थ्रस्ट है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि थ्रस्ट किसके साथ है, साइन के साथ, तो वो इंक्रीज करता है। तो जब कभी भी आप क्लाइंब करना चाहते हो, क्लाइंब करने के लिए एंगल ऑफ क्लाइंब आप अगर हाई रखना चाहते हो, हाई एंगल पे आप क्लाइंब करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में लिफ्ट जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। लिफ्ट बहुत रिड्यूस हो जाएगी, तो लिफ्ट को इक्विवेलेंट करने के लिए अपने पास वही दो तरीके हैं। एक तो आप फॉरवर्ड स्पीड को बहुत ज्यादा रखो, तो यानी कि आप जो होती है पावर सेटिंग उसको बिल्कुल हाई रखो तो कर सकते हो, या फिर आप फॉरवर्ड स्पीड को रिड्यूस कर दो, तब ये हो सकता है। ये दोनों तरीके हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर हमने एंगल ऑफ क्लाइंब को रिड्यूस किया हुआ है तो पावर की रिक्वायरमेंट यानी कि थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन अगर हमने एंगल ऑफ क्लाइंब को इंक्रीज किया हुआ है तो थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लिफ्ट जो वेट के कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है उसके लिए। ये तो इसका तरीका हो गया। तो यहीं पे ना एक जो टर्म है और निकल के आता है, उसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम एंगल ऑफ क्लाइंब। ये मैक्सिमम एंगल ऑफ क्लाइंब का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम एंगल जिस पे एयरक्राफ्ट क्लाइंब कर सकता है? नहीं, इसका मतलब है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ क्लाइंब का मतलब है कि क्लाइंब आपकी मैक्सिमम हो, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस जो एयरक्राफ्ट कवर करे वो ज्यादा कवर करे, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करे वो कम कवर करे, मतलब छोटी सी रेंज में ज्यादा हाइट ऑब्टेन कर ले। तो जिस एंगल पे ये पॉसिबल है उस एंगल को हम बोलते हैं मैक्सिमम एंगल ऑफ क्लाइंब। अच्छा, जब कभी भी हम क्लाइंब करते हैं तो क्लाइंब करने के टाइम पे जो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है, क्योंकि देखो ये भी एंगल पे डिपेंड कर रही है। अगर आप अपना जो क्लाइंबिंग एंगल है वो बहुत ज्यादा रखोगे तो जो उसकी वर्टिकल स्पीड है, जो सामने की स्पीड है, वो लगातार जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। स्पीड रिड्यूस हो जाएगी तो आपको स्पीड को इंक्रीज करने के लिए वही था कि आपको मैक्सिमम पावर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी भी कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। तो अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं, वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा v sin थीटा, मतलब vc जो बनेगा वो बनेगा v sin थीटा। तो vc इक्वल टू v sin थीटा, यहां से अगर मैं sin थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मिलेगा? sin थीटा इक्वल टू vc अपॉन v। v is the speed of aircraft and vc is the vertical component of velocity जो वो क्लाइंब के टाइम पे कर रही है। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, इसका क्या मतलब होता है कि आप वर्टिकली कितनी डिस्टेंस जो है गेन कर रहे हो, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ क्लाइंब। जो वर्टिकल स्पीड होती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ क्लाइंब, मतलब कि कितना ज्यादा आप हाइट अटेन कर रहे हो कितने मिनिमम टाइम में, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्पीड या रेट ऑफ क्लाइंब ऑफ एयरक्राफ्ट। तो साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है vc अपॉन v। अच्छा, वहीं पे जब मैं आपको जो थ्रस्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि जो थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट है वो होती है थ्रस्ट इक्वल टू ड्रैग प्लस w sin थीटा, अगर वहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा थ्रस्ट माइनस ड्रैग अपॉन w। अच्छा, थ्रस्ट माइनस ड्रैग अपॉन w इक्वल टू साइन थीटा, जबकि वेलोसिटी के कंपोनेंट के केस में भी क्या मिला था? साइन थीटा इक्वल टू vc अपॉन v। इसका मतलब ये होता है ना कि जो साइन थीटा है वो थ्रस्ट माइनस ड्रैग अपॉन वेट के इक्विवेलेंट है। थ्रस्ट माइनस ड्रैग को बोलते हैं एक्सेस पावर। कितना थ्रस्ट आपको मिल रहा है, कितना ड्रैग लग रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, दिस इज एक्सेस पावर। और इसी एक्सेस पावर की वजह से आप अगर कंपेयर करो तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेस पावर अपॉन वेट, ये किसके इक्विवेलेंट है? vc अपॉन v के। मतलब एक्सेस पावर जो है वो vc पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा एक्सेस पावर होगा उतनी ज्यादा वर्टिकल वेलोसिटी होगी, यानी कि आपका जो एयरक्राफ्ट है उसके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो आप अगर ज्यादा चाहते हो तो एक्सेस पावर ज्यादा होनी चाहिए। एक्सेस पावर का मतलब कि एयरक्राफ्ट कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है और कितना ड्रैग लग रहा है, दोनों का डिफरेंस। तो यहां पे दो टर्म और निकल के आ जाते हैं। एक तो एक्सेस पावर यानी कि आपके पास पावर कितना अवेलेबल है,
दूसरी ये कि पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे कि अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे लगातार, तो जितना आप हायर जाओगे आपको उतना ज्यादा पावर लगेगा, क्योंकि मैं आपको क्या बोला था कि दो तरीके होते हैं, ये तो आप हाई पावर दे दो, ये तो फॉरवर्ड स्पीड को रिड्यूस कर दो। तो अगर मैं पावर के केस में बात करूं तो जितने हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे उतनी ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, पूरे रास्ते में हम एयरक्राफ्ट के इंजन को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो इंजन हमें जो पावर दे सकता है वो तो बिल्कुल फिक्स है। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाओगे तो जो पावर अवेलेबल है अपने लिए वो तो लगातार रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा आप हाइट पे जा रहे हो लगातार इंजन आपको उतनी पावर दे रहा है। अच्छा, उसी के साथ में आपको ड्रैग भी मिल रहा है, तो जो एक्सेस पावर है दैट इज थ्रस्ट माइनस ड्रैग, ये तो लगातार रिड्यूस हो रही है। लेकिन जितने आप हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हो उतने ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट तो हो ही रही है, क्योंकि जितना ज्यादा एल्टीट्यूड हम इंक्रीज करेंगे पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जबकि अपने एयरक्राफ्ट के पास पावर होगा कम। तो जो पावर अवेलेबल है वो कम हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है एल्टीट्यूड को इंक्रीज करने से, लेकिन जो पावर रिक्वायर्ड है वो ज्यादा हो रहा है कंटिन्यू, यानी कि एल्टीट्यूड को इंक्रीज करने से पावर रिक्वायरमेंट की ज्यादा हो रही है, जबकि पावर अपने पास अवेलेबल जो है वो कम है। तो अगर मैं इनके बीच में ना ग्राफ प्लॉट करूं तो मुझे क्या मिलेगा कि लगातार जब हम जैसे जैसे सरफेस से हाइट पे जाते हैं तो अवेलेबल पावर और जो रिक्वायर्ड पावर है इनके बीच में जो ग्राफ बनता है उनके बीच में गैप काफी ज्यादा होता है। तो इस गैप से हम बताते हैं कि जो एक्सेस पावर है वो कितनी ज्यादा है। अगर गैप बहुत ज्यादा है इसका मतलब कि एक्सेस पावर बहुत ज्यादा है, यानी कि आप अच्छी खासी वर्टिकल स्पीड ले सकते हो। लेकिन अगर इनके बीच में गैप कम होने लगा इसका मतलब है कि एक्सेस पावर कम होने लगा है। तो एक टाइम वो आएगा, क्योंकि आप लगातार हाइट पे जा रहे हो, लगातार हाइट पे जाओगे तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है यानी कि जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो लगातार डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि लगातार जो आपके पास पावर अवेलेबल है और जो पावर की रिक्वायरमेंट है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लगातार डिक्रीज करेगा। डिफरेंस लगातार डिक्रीज करेगा तो जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे जो हमारा रेट ऑफ क्लाइंब है वो डिक्रीज करने लगेगा। रेट ऑफ क्लाइंब डिक्रीज करते 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 अगर 500 फीट पर मिनट पे पहुंच गया जेट एयरक्राफ्ट के लिए और 100 फीट पर मिनट पे पहुंच गया पिस्टन एयरक्राफ्ट के लिए, तो जिस एल्टीट्यूड पे एयरक्राफ्ट पहुंचा है ना उस एल्टीट्यूड को सर्विस सीलिंग कहा जाता है। वर्ड को याद कर लो। लगातार एयरक्राफ्ट आपका हाइट को इंक्रीज कर रहा है, लगातार एयरक्राफ्ट आपका क्लाइंब कर रहा है, लगातार क्लाइंब करेगा तो उसका जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करते 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 कितना पहुंच गया है 500 फीट पर मिनट, मैं जेट इंजन की बात कर रहा हूं, और 100 फीट पर मिनट ये पिस्टन इंजन के लिए। जिस एल्टीट्यूड पे आपको रेट ऑफ क्लाइंब ये मिल जाए तो उस एल्टीट्यूड को हम नाम देंगे सर्विस सीलिंग का। इसके बाद भी अगर आप जाना चाहते हो तो वर्टिकल स्पीड कंटिन्यू डिक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज होते 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 जीरो हो जाएगी। तो जिस एल्टीट्यूड पे वर्टिकल स्पीड जीरो हो जाएगी उस एल्टीट्यूड को हम एब्सोल्यूट सीलिंग बोलेंगे। जो एब्सोल्यूट सीलिंग होती है उस एल्टीट्यूड को बोलेंगे। तो एब्सोल्यूट सीलिंग के केस में क्या होगा कि आपका जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो डिक्रीज हो चुका है, ठीक है, और रेट ऑफ क्लाइंब डिक्रीज होने से जो पावर अवेलेबल है और जो पावर की रिक्वायरमेंट है इन्हीं की इनका जो डिफरेंस है वो जीरो हो चुका है। तो जब आप इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो पावर रिक्वायरमेंट और पावर अवेलेबल ये दोनों का जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल टेंजेंशियल होगा। दोनों ग्राफ एक दूसरे के बिल्कुल टेंजेंशियल होंगे। तो अगर जब कभी भी ग्राफ आपको टेंजेंशियल मिल जाए यानी कि पावर अवेलेबल कर्व और पावर जो पावर रिक्वायरमेंट है कर्व की, जो पावर अवेलेबल कर्व है और जो पावर रिक्वायर्ड कर्व है, अगर इनका ग्राफ टेंजेंशियल हो जाए यानी कि इनकी बीच की गैप बिल्कुल जीरो हो जाए तो समझ जाओ कि एक्सेस पावर खत्म हो चुका है। अब आपका एयरक्राफ्ट और ज्यादा क्लाइंब नहीं कर सकता, मतलब कि आप एब्सोल्यूट सीलिंग पे पहुंच गए हो। तो अगर अब आप यहां से आप और इंक्रीज करना चाहते हो, आप चाहते हो नहीं मैं और हाइट पे जाना चाहता हूं, तो आपके पास एक्सेस पावर है ही नहीं, और हाइट पे जाने के लिए रिक्वायर्ड पावर तो ज्यादा हो जाएगी लेकिन पावर अवेलेबल जो है वो कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा
कि एक्सेस पावर जो वैल्यू थी वो नेगेटिव में आने लगेगी। जो पावर, अब जो थ्रस्ट माइनस ड्रैग है ना फॉर्मूला, तो जो पावर की रिक्वायरमेंट है मुझे वो हो रही है ज्यादा, लेकिन पावर मेरे पास है कम। तो अब एयरक्राफ्ट आपका ऊपर नहीं जाएगा, अब आपका एयरक्राफ्ट वहीं से स्टॉल कर जाएगा, और स्टॉल कर जाएगा तो आपका एयरक्राफ्ट आने लगेगा नीचे। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट था क्लाइंबिंग का। लेवल फ्लाइट हम लोग पढ़ चुके थे, लेवल फ्लाइट करने के बाद अब हम किए हैं क्लाइंबिंग। ये सारी बातें थी क्लाइंबिंग से रिलेटेड। चलिए अब लेवल फ्लाइट से हम क्लाइंबिंग ना करके डाइविंग करते हैं। अब नीचे आते हैं तो क्या हो रहा है ये तुम्हारा, कि मान लो कि एयरक्राफ्ट जब लेवल फ्लाइट पे था और चलते चलते इंजन फेल हो गया या किसी कारणवश इंजन बंद कर दिया, यानी कि थ्रस्ट को मैंने जीरो कर दिया। अब जब थ्रस्ट को जीरो कर दूंगा तो लेवल फ्लाइट तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि भाई फ्लाइट को लेवल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि थ्रस्ट इक्वल टू ड्रैग एंड लिफ्ट इक्वल टू वेट, ये कंडीशन थी। लेकिन अभी जब थ्रस्ट मैंने जीरो कर दिया तो ड्रैग तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ड्रैग जब ज्यादा होगा तो जो ड्रैग होगा वो आपके एयरक्राफ्ट को एक्सेलरेट करने की बजाय डी एक्सेलरेट करेगा, उसकी स्पीड को डिक्रीज करने लगेगा। और जब ड्रैग इंक्रीज हो जाता है तो आप जानते हो कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो बैकवर्ड मूव कर जाता है। सेंटर ऑफ प्रेशर बैकवर्ड मूव करेगा तो नोज डाउन हो जाएगी, तो नोज डाउन हो जाएगी तो एयरक्राफ्ट जो है लेवल फ्लाइट पे ना होके नीचे आने लगेगा। इस टाइप का जो फिनोमिना हो रहा है, जो मोशन हो रहा है, इसको हम ग्लाइडिंग बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइडिंग के केस में क्या होगा कि आपका जो एयरक्राफ्ट था उसका थ्रस्ट हो चुका है जीरो, आपका एयरक्राफ्ट लगातार आ रहा है नीचे। अब लगातार वो नीचे आ रहा है तो जिस पाथ को फॉलो करके आएगा उसको बोलेंगे फ्लाइट पाथ, यानी कि इस बार आपका केस ये हुआ है। और यहां पे है हॉरिजॉन्टल, एयरक्राफ्ट नीचे आ रहा है तो अगेन फ्लाइट पाथ और हॉरिजॉन्टल, इसके बीच में एंगल बन रहा है। इस एंगल को इस बार बोलेंगे एंगल ऑफ ग्लाइड। नीचे आ रहा है ना, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ ग्लाइड। तो यहां पे भी एंगल ऑफ ग्लाइड मैटर करता है कि आप कितने एंगल पे ग्लाइडिंग करना चाहते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट आप बिल्कुल आराम से ग्लाइड करना चाहते हैं, यानी कि ज्यादा दूर तक जाना चाहते हैं, या आप ग्लाइडिंग एंगल को और इंक्रीज करना चाहते हैं और बिल्कुल स्टीप डाइव करना चाहते हैं, आप स्टीप बिल्कुल ग्लाइडिंग करना चाहते हैं। ग्लाइडिंग एंगल को आप जितना इंक्रीज करोगे ना, आपकी जो मोशन है, आपकी जो डाइविंग हो रही है वो उतनी स्टीप हो जाएगी। तो अभी क्या होगा कि जो आपका एयरक्राफ्ट डाइविंग करके नीचे आ रहा है, डाइविंग करने के टाइम पे क्योंकि फोर फोर्सेस तो जरूरी होते हैं, फोर फोर्सेस में से जो आपका थ्रस्ट है वो तो बिल्कुल गायब ही हो चुका है, बचे हैं तीन फोर्स। तीन फोर्स में लिफ्ट है, ड्रैग है और वेट है। डाइविंग में अगर आप बिल्कुल स्टीडी डाइविंग चाहते हो, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्राइविंग होती, आपकी जो डाइविंग है वो होती रहे, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो तीनों फोर्स है वो बैलेंस हो, यानी कि लिफ्ट, ड्रैग, वेट, ये बैलेंस हो। बैलेंस कैसे होगा, जब डाइविंग होने लगेगा तो जो एयरक्राफ्ट का वेट है वो अगेन दो कंपोनेंट डिवाइड हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो W cos थीटा होगा जो लिफ्ट का अपोज कर रहा होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा W sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट W sin थीटा। अच्छा, डाइविंग के केस में जो ये W sin थीटा की डायरेक्शन है वो थ्रस्ट की डायरेक्शन में होगी, तो मतलब कि जो W sin थीटा है ये वर्क कर रहा होगा एज अ थ्रस्ट जब एयरक्राफ्ट ग्लाइडिंग कर रहा है, यानी कि जो आपका W sin थीटा है ये बैलेंस करेगा ड्रैग को, और जो आपका W cos थीटा है वो बैलेंस करेगा लिफ्ट को। और लिफ्ट और ड्रैग का जो रिजल्टेंट होगा, जो आपका टोटल रिएक्शन होगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट के वेट को। अगर ऐसा हुआ है तो आपकी जो ग्लाइडिंग होगी वो बिल्कुल स्टीडी ग्लाइडिंग होगी। ऐसा करने पे क्या होगा कि इस बार आपका जो एयरक्राफ्ट लगातार डाउनवर्ड आ रहा है, जो लगातार नीचे आ रहा है, लगातार वो अपने एल्टीट्यूड को डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने के टाइम पे फिर से क्वेश्चन आएगा
कि वो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ ग्लाइडिंग, यानी कि डाइविंग। वो था क्लाइंबिंग, ये हो जाएगी डाइविंग, रेट ऑफ डाइविंग। इसको रेट ऑफ सिंक भी बोलते हैं। तो जिस रेट से मतलब कि मिनिमम टाइम में कितनी हाइट वो चेंज कर दे रहा है, कितना नोज उसका नीचे आ जाए, कितने हम नीचे एल्टीट्यूड पे आ जा रहे हैं, ये हो जाएगा रेट ऑफ सिंक। तो ये भी डिपेंड करता है ग्लाइडिंग एंगल पे। ग्लाइडिंग एंगल आप जितना चेंज करोगे, जो उसकी वर्टिकल स्पीड होगी, जो उसको लगातार लोअर एल्टीट्यूड की ओर लेके आ रही है, जो उसके नोज की स्पीड होगी, जो उसका थ्रस्ट होगा, क्योंकि थ्रस्ट इस बार क्या है, इस बार थ्रस्ट है W sin थीटा, और इस बार जो sin थीटा होगा उसमें थीटा अगर आपने इंक्रीज किया, थीटा इंक्रीज किया मतलब ग्लाइडिंग एंगल को इंक्रीज किया। अगर हमने ग्लाइडिंग एंगल को इंक्रीज किया, सपोज करो कि पहले जो थीटा है वो 0 था, तो साइन 0 की वैल्यू 0, लेकिन आपने थीटा को इंक्रीज किया, आपने थीटा को इंक्रीज करके सपोज करो कि आपने 30 डिग्री कर दिया, तो इस बार जो तुम्हारा साइन थीटा की वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी, दैट इज 0.5। तो जब ग्लाइडिंग एंगल 0 होगा, जब ग्लाइडिंग एंगल 0 होगा, तो आपका जो एयरक्राफ्ट है वो क्या कर रहा है कि जो थ्रस्ट मिलेगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि थ्रस्ट किसके इक्विवेलेंट है, W sin थीटा के। थीटा 0 डिग्री, तो थ्रस्ट भी 0 डिग्री, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो थीटा तो इंक्रीज होगा, लेकिन कितना, अगर मैंने 30 डिग्री किया तो आपका जो थ्रस्ट होगा वो वेट का 0.5 टाइम्स होगा। लेकिन अगर मैंने उसी एंगल को, ग्लाइडिंग एंगल को इंक्रीज करके 90 कर दिया, तब तो जो थ्रस्ट है वो सीधे सीधे वेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ग्लाइडिंग एंगल पे स्पीड मैटर कर रही है। आपका एयरक्राफ्ट जो नीचे आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि आपने ग्लाइडिंग एंगल कितना दिया हुआ है। ग्लाइडिंग एंगल आपने दिया हुआ है अगर कम, तो उसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी, एयरक्राफ्ट स्लोली स्लोली नीचे आएगा और ज्यादा रेंज तक जाएगा। एंगल आपने किया है कम तो आराम से जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपने जो ग्लाइडिंग एंगल है वो ज्यादा कर दिया, तो आपका जो एयरक्राफ्ट ये जो यहां आके हिट करता, वो यहां आके ना हिट करके एंगल ज्यादा हो गया तो यहीं आके हिट कर देगा। मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करता, वो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो ग्लाइडिंग एंगल को इंक्रीज करने से जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कम हो जाएगी, और ग्लाइडिंग एंगल को डिक्रीज करने से जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये तो बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेम ग्लाइडिंग एंगल पे दो एयरक्राफ्ट को ग्लाइड करवा दें, दोनों सेम एयरक्राफ्ट हैं, और दोनों का मैं वेट वेरी कर दूं, एक एयरक्राफ्ट लाइटर हो, एक एयरक्राफ्ट हैवियर हो, तो इससे क्या होगा कि जो एयरक्राफ्ट आपका ग्राउंड को टच करेगा, सेम ग्लाइडिंग एंगल पे हैं, सेम ग्लाइडिंग एंगल पे हैं, तो आप किसी भी एयरक्राफ्ट का वेट अगर कम और ज्यादा कर देते हो तो इससे उससे रेंज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रेंज तो वो उतना ही कवर करेगा, क्योंकि रेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइडिंग एंगल पे डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, एक इंपैक्ट पड़ेगा, और वो इंपैक्ट क्या है, आप देखो जो थ्रस्ट था वो डिपेंड कर रहा था वेट साइन थीटा पे। तो अगर आप वेट को इंक्रीज करोगे तो थ्रस्ट इंक्रीज हो जाएगा, थ्रस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो आपका एयरक्राफ्ट ज्यादा तेजी से आएगा, ज्यादा तेजी से आएगा मतलब कि टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग एंगल ऑफ ग्लाइड को कांस्टेंट करें और हम वेट को इंक्रीज कर दें, तो सिर्फ टाइमिंग का इशू आएगा। एक एयरक्राफ्ट जल्दी हिट करेगा ग्राउंड को, एक एयरक्राफ्ट लेट हिट करेगा ग्राउंड को, लेकिन सेम पॉइंट को दोनों एयरक्राफ्ट हिट करेंगे। और अगर ना अब हम जो ग्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट है वो देखें, तो ग्लाइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां जाके ना कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट टर्निंग करेगा तो टर्निंग वो कैसे करता है एयरक्राफ्ट। टर्निंग जो है, क्या याइंग को हम टर्निंग बोल सकते हैं? चीज को समझते हैं। देखिए, याइंग जब होती है तो एयरक्राफ्ट अपने ही एक्सिस पे रह के बस थोड़ा सा नोज, उसका नोज राइट या नोज लेफ्ट हो जाता है, लेकिन इस चीज को टर्निंग नहीं बोला जाता। जब कभी भी हम टर्निंग की बात करते हैं तो टर्निंग तब होती है जब एयरक्राफ्ट जो है वो अपने विंग को थोड़ा सा डाउन करे, यॉ भी करे, और उसके बाद
जैसे वो पूरा राइट टर्न ले या पूरा लेफ्ट टर्न ले, मतलब अच्छा खासा घूमे। जैसे जब हम लोग बाइक वगैरह भी जब चलाते हैं तो बाइक चलाने के टाइम पे सपोज लो कि अपने को लेफ्ट में टर्न लेना है, तो लेफ्ट में जब हम टर्न लेते हैं तो हम क्या करते हैं, बाइक चलाते टाइम पे लेफ्ट टर्न लेने के लिए हम हैंडल को तो लेफ्ट में रोल करते ही हैं, लेकिन ध्यान से देखो ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है, जब मैं लेफ्ट टर्न करूंगा तो हम लोग ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं। राइट टर्न लेना होगा तो हम ऐसे बेंड हो जाते हैं। ये जो हम जब टर्निंग लेते हैं ना, तो टर्निंग होने के लिए हमें थोड़ा सा झुकना पड़ता है, इसे बोलते हैं बैंकिंग, हल्का सा झुकना पड़ता है, बैंकिंग। हम मेन पोजीशन से कितना राइट या कितना लेफ्ट जाते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ बैंक। कितना राइट गए हैं, कितना लेफ्ट गए हैं, दिस इज एंगल ऑफ बैंक। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी टर्न लेना चाहते हैं। सपोज करिए कि आप जिस रोड पे बाइक चला रहे हैं उस रोड का जो रेडियस है वो काफी बड़ा है, बहुत बड़ा रेडियस है, तो आप जब भी बाइक चलाओगे तो आपको बहुत ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि रेडियस अगर आपका ज्यादा है तो उससे आपको बहुत ज्यादा बैंकिंग होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रेडियस कम है, आप बाइक चला रहे हो और बस थोड़ी दूर जाने के बाद बिल्कुल टर्न है, तो अगर आप स्पीड को कांस्टेंट रखना चाहते हो तो फिर आपको ज्यादा झुकना पड़ेगा, नहीं तो आप गिर जाओगे। तो बैंकिंग हम कितनी करें या कितनी ना करें, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आप स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए आप जो टर्न लेना चाहते हो वो कितने रेडियस का लेना चाहते हो। हाई रेडियस का टर्न लेना चाहते हो फिर तो एंगल आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा एंगल, आपको ज्यादा बैंक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रेडियस को इंक्रीज करना चाहते हो, यानी कि हम ये चाहते हैं कि जिस पाथ पे हम टर्न लेने वाले हैं उसका रेडियस ज्यादा है, तो आपको ज्यादा बैंक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका रेडियस ऑफ टर्न कम है तो फिर आपको बैंक ज्यादा होना पड़ेगा। तो इसको तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी होता है। अगर आप बैंकिंग एंगल को कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। ये फॉर्मूला होता है। v इज द वेलोसिटी ऑफ जो भी आपका व्हीकल होगा, जैसे यहां पे हम लोग एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो v इज द वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट एंड r इज द रेडियस ऑफ टर्न एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना चाहते हो तो आप फॉर्मूले में देखो, आप आराम से बोल सकते हो कि tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर आप r इंक्रीज करोगे तो आपको जो tan थीटा है वो डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर r आप डिक्रीज करोगे तो जो tan थीटा है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब अगर आप हाई रेडियस का टर्न लेना चाहते हो तो बैंकिंग एंगल कम रखिए, लो रेडियस का आप टर्न लेना चाहते हैं तो बैंकिंग एंगल आप ज्यादा रखिए। ये तो इससे रिलेट हो जाता है। लेकिन वहीं पे एक दूसरी बात आ जाती है, जब कभी भी आप टर्न लेते हो ना, तो टर्न लेने के लिए, यानी कि अगर आप सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करना चाहते हो, बेसिकली टर्न का यही मतलब है कि अगर आप पूरा घूम गए तो पूरा सर्कुलर पाथ बन जाएगा। तो सर्कुलर पाथ लेने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ टर्न, फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। हमें इस फोर्स की जरूरत पड़ती है अगर हम टर्न लेना चाहते हैं तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, इवन वो एयरक्राफ्ट में क्यों ना हो, तो उसको जरूरत पड़ेगी। तो जब कभी भी हम टर्न लेना चाहते हैं, तो एयरक्राफ्ट आपका स्ट्रेट चल रहा था, वो टर्न लेना चाहता है, तो टर्न लेने के लिए पहले वो क्या करेगा, अपने जो उसके विंग्स हैं उन विंग्स में से एक विंग को डाउन करेगा, और जैसे ही वो डाउन करेगा ना, एक विंग जब डाउन करेगा तो विंग को डाउन करने से ही एक इफेक्ट और आ जाता है। एक्चुअली एयरक्राफ्ट ना यॉ कर जाता है जिस डायरेक्शन की विंग डाउन होती है। जैसे ये विंग डाउन हो रही है तो आपका एयरक्राफ्ट ऐसे यॉ कर जाएगा, यानी कि अगर राइट विंग अगर डाउन हो रही है तो एयरक्राफ्ट राइट साइड में जो है टर्न कर जाएगा, और अगर लेफ्ट विंग डाउन हो रही है तो जो एयरक्राफ्ट है वो लेफ्ट साइड में जो है टर्न कर जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम लोग स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, वहां पे स्पाइरल स्टेबिलिटी आएगी, वहां पे ये बातें बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। अभी के लिए ऐसा समझ के चलिए कि आपका एयरक्राफ्ट, अगर आप एक विंग को डाउन करते हो तो जो डाउन गोइंग विंग होगा इसी साइड में आपका जो एयरक्राफ्ट है वो टर्न कर जाएगा। और अगर एयरक्राफ्ट अगर आपका टर्न करता है तो टर्निंग के टाइम पे क्या होगा वो समझिए। जब टर्न करेगा तो एक विंग आपका डाउन हुआ है, इस सिचुएशन में जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी, एक लिफ्ट का वर्टिकल कंपोनेंट, एक लिफ्ट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो लिफ्ट का वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना वो तो उसको ऊपर रखना चाहेगा, लेकिन जो लिफ्ट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा।
लिफ्ट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा टर्निंग के टाइम पे, दैट इज एल थीटा इज प्रोवाइडिंग यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी क्या होगा कि आपका एयरक्राफ्ट वो लेना चाहता है टर्न, अगर टर्न लेना चाहता है तो यहां पे एक थीटा आ रहा है। थीटा क्या है? थीटा इज द बैंकिंग एंगल, कितना ज्यादा आप बैंक करना चाहते हो। जितना ज्यादा आप बैंक करना चाहते हो तो आपको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उतना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन देखें ना थीटा के साथ में, तो क्या मिलेगा आपको? फोर्स का फॉर्मूला था mv स्क्वायर अपान आर, और tan थीटा का फॉर्मूला था v स्क्वायर अपान आर जी। अगर v स्क्वायर अपान आर को मैं रिप्लेस करूं तो हमें क्या मिल जाएगा कि जो फोर्स होगा वो tan थीटा के प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। मतलब कि अगर आप बैंकिंग एंगल ज्यादा रखते हो तो आपको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा या ज्यादा लगेगा, और अगर आप बैंकिंग एंगल कम रखते हो तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कम लगेगा। और अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें रेडियस के साथ में, कि रेट ऑफ जो आपका जिसका पाथ जो उसका रेडियस है अगर वो ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा। F इक्वल टू mv स्क्वायर अपान आर में देखिए, रेडियस को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, और रेडियस को डिक्रीज करूंगा तो जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये तो सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए इस टाइम पे जब आप बात करते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज कर जाएगा अगर आपका रेडियस ऑफ टर्न डिक्रीज करेगा, तो आप ये मान के बोलते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और साथ में ये बात भी था कि आपका जो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो अगर आपका रेडियस ऑफ टर्न इंक्रीज करेगा तो आपका जो एंगल ऑफ बैंक है वो डिक्रीज करेगा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जब कभी भी एयरक्राफ्ट अगर टर्निंग करता है तो टर्निंग के टाइम पे डिपेंड करता है कि आप जो टर्निंग करना चाहते हो वो किस रेट से करना चाहते हो। जल्दी से टर्निंग करना चाहते हो कि आराम से टर्निंग करना चाहते हो। जितनी ज्यादा तेजी से आप टर्निंग करना चाहोगे यानी कि उतना ज्यादा आपको एंगल ऑफ बैंक करना पड़ेगा। जितना ज्यादा एंगल ऑफ बैंक करोगे उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उतना कम रेडियस ऑफ टर्न होगा। ये बातें मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और ये जो टर्निंग का प्रोसेस है ना, ये एल्टीट्यूड वाइज डिफरेंट होता है। यानी कि अगर आप लोअर एल्टीट्यूड पे ये काम कर रहे हो तो आपका रेट ऑफ टर्न अच्छा रहेगा, मतलब फास्ट काम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डेंसिटी भी ज्यादा होती है। लेकिन अगर यही काम आप हायर एल्टीट्यूड पे कर रहे हो तो जो रेट ऑफ टर्न है ना वो डिक्रीज कर जाएगा। ये तो सेपरेट पूरी कहानी थी टर्निंग की, ग्लाइडिंग की और क्लाइंबिंग की। आई होप कि आपको ये जो सिंगल मोशंस हैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन हाँ, यहां पे जो कंफ्यूजन है वो बनना स्टार्ट हो गया होगा। कंफ्यूजन बन रहा होगा ग्लाइडिंग के साथ में जब मैं टर्निंग कर रहा हूं तो जो कंफ्यूजन है वो बन रहा होगा कि जब मैं क्लाइंबिंग के साथ में टर्निंग कर रहा हूं तो। बिल्कुल बनना सही भी है, यहां पे कंफ्यूजन आएगा। और ये कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है क्योंकि अब इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं स्टेबिलिटी को। और स्टेबिलिटी में जब मैं दो टाइप की स्टेबिलिटी आपसे डिस्कस करूंगा, दैट इज स्पाइरल स्टेबिलिटी एंड डच रोल स्टेबिलिटी। तो ये जो दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी एकदम, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत होइए। अभी आपको सिंगल मोशन पे बिल्कुल जो फोकस्ड है वो बनाना है। आपको जो फोकस रहना है कि सिर्फ क्लाइंबिंग कैसे करेंगे, सिर्फ ग्लाइडिंग का क्या इंपैक्ट होगा, सिर्फ टर्निंग का क्या इंपैक्ट होगा। अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम समझ गए हैं तो अब मैं क्लाइंबिंग के साथ में टर्निंग को ऐड करूंगा, फिर जो ग्लाइडिंग होती है उसके साथ में टर्निंग को ऐड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पहले समझा दूंगा कि क्लाइंबिंग के साथ में अगर हम टर्निंग करेंगे तो कैसा इंपैक्ट होगा, और ग्लाइडिंग के साथ में अगर हम टर्निंग करेंगे तो कैसा इंपैक्ट होगा। नोज अप, नोज डाउन, सारी चीजें, पूरी चीज जो है बिल्कुल एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्लाइंबिंग, टर्निंग और ग्लाइडिंग का जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है, ऑलमोस्ट हमने थ्योरी ऑफ फ्लाइट को कंप्लीट किया है। तो अब टाइम है कि हम अपने नॉलेज को टेस्ट करें। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं अब मैं आपके साथ उनको डिस्कस करता हूं। कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चनों को आप आराम से बिल्कुल पेशेंस के साथ में आंसर दीजिए, और अगर आप फिर भी नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, साथ में मैं आपको आंसर भी बताता रहता हूं, तो आप उस आंसर को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं स्क्रीन पे और सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। आज का क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 155 से।
जो इसके पहले के क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन था एन एयरक्राफ्ट इन स्टेट एंड लेवल फ्लाइट इज सब्जेक्टेड टू। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसकी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। 155 से आज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 155 क्वेश्चन आपके सामने है और देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 156 and the right answer of this question is C, because of forward momentum. Okay, next one is 157. Right answer of 157 is B, best speed. So next question is 158, and the right answer of this question is B, ROC, यानी कि rate of climb decreases with increase in altitude. So B is the right answer. Okay, let's move to the next question. Next question is 159. And the right answer of this question is A. So next question is 160. और 160 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ड्यूरिंग क्लाइंब लिफ्ट इज लेस देन वेट। ऑल राइट, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। 161 का जो राइट आंसर है वो है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 162 and the right answer of 162 is A. All right, next one is 163 और 163 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा C, both is the right answer. Next one is 164 and the right answer of 164 is C, below the starting angle. Next one is 165 and the right answer of 165 is C. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 165 कंप्लीट हो गया है। 166 और 166 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ए। ठीक है, 167 और 167 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, फ्लैट एन। ओके, नेक्स्ट वन इज 168 और 168 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लेस, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, 169 एंड 169 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, स्टॉलिंग एंगल एंड
range are reduced. So next question is 170. And the right answer of 170 is B. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 और 171 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, प्लेटर। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज 172 and the right answer of 172 is C. All right, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 और 173 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज 174 and the right answer of 174 is A. Next one is 175 and the right answer of 175 is A, gliding. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 176 एन एयरक्राफ्ट विल हैव, ओके, एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, द सेम ग्लाइड डिस्टेंस इफ इट हैज़ मोर पेलोड। ओके, मैंने वीडियो में बताया होगा कि लोड का जो रेंज है उस पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, स्पीड पे सिर्फ इम्पैक्ट पड़ता है, जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगता है। वेट बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, वेट कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बस। और ठीक है, नेक्स्ट वन इज 177 और 177 का जो राइट आंसर है that is C, the speed where the lift drag ratio is maximum. Next one is 178 और 178 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा B। ऑल राइट, 179 179 का जो राइट आंसर है ये तो बिल्कुल इजी है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 180 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is B, lift. All right, 181, right answer of 181 during turn, stalling angle. Okay, right answer is C, remains same. All right, next one is 182 and the right answer of this is C. Next one is 183 and the right answer of 183 is B. Next question is 184 and the right answer of this question is B.
नेक्स्ट वन इज 185 और 185 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 ऑन अ हाई विंग एयरक्राफ्ट इन अ टर्न एंड द राइट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 187 and the right answer of 187 is A. Next one is 188 and the right answer of 188 is B. Next one is the 189 and the right answer of 189 is C. And the last question of this video is 190 and the right answer of 190 इज बी। ओके, तो हम लोग आज की वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोस है आपको वो पसंद आ रहे होंगे, मॉड्यूल में आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल हो रहे होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, जो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो क्लाइंबिंग और टर्निंग होती है और जो ग्लाइडिंग और टर्निंग होती है। तो इन दोनों टॉपिक पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मॉड्यूल की प्रिपरेशन करते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए।